अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर जितनी भी अशया व खिदमात पैदा करते हैं वो पैदावार कहलाती है। तो हम उस पैदावार का मजमुआ ले लें तो वो भी कौमी आमदनी कहलाएगी। फिर ये पैदावार करने के बदले ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम जो है वो मुआवजा लेते हैं। उन तमाम मुआवज़ों का मजमुआ ले लें तो वो भी कौमी आमदनी कहलाएगी। फिर इन मुआवज़ों को आमलीन पैदाइश इसी पैदावार को ख़रीदने में ख़र्च करते हैं, वो सरफ़ी ख़र्च कहलाता है। उस सरफ़ी ख़र्च का मजमुआ ले लें, यानी जो अखराजात इस पैदावार को ख़रीदने में किए जाएँ एक साल के दौरान, उसका हम मजमुआ ले लें तो वो भी कौमी आमदनी कहलाता है। तो इन्हीं 3 तरीक़ों से कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है: पैदावार के मजमुए का तरीका, मुआवज़ों का मजमुआ और सरफ़ी ख़र्च का मजमुआ। सबसे पहले है पैदावार का मजमुआ। पैदावार यानी अशया व खिदमात। तो पैदावार के मजमुए के तरीके से जब कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है तो अशया व खिदमात की बाज़ारी मालियत के लिहाज से जो कीमतों का मजमुआ लिया जाता है, तो उसमें हम कौन कौन सी अशया व खिदमात शामिल करते हैं? ज़रई पैदावार, यानी मुल्क के अंदर जितनी भी ज़रई पैदावार होगी, कपास, गंदम, गन्ना, चावल, जितनी भी फल, सब्ज़ियाँ, सारी ज़रई पैदावार की हम बाज़ारी कीमत के लिहाज से मालियत का मजमुआ ले लेंगे। फिर सनदी पैदावार, जितनी भी चीज़ें सनतों में पैदा होंगी उनकी कीमतों का मजमुआ। फिर खिदमात अंजाम देने वाले जो इदारे हैं, जैसे बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, ज़राए नकलो हमल हैं, ज़राए रसर और रसाइल हैं, उन सब के मुनाफाजात शामिल कर लेंगे। और खिदमात अंजाम देने वाले जो अफराद हैं, उस्ताद, डॉक्टर, वकील, जजेस, उनकी साल भर की आमदनियों का मजमुआ ले लेंगे। तो ज़रई पैदावार की मालियत, सनदी पैदावार की मालियत, खिदमात अंजाम देने वाले इदारों के मुनाफाजात और खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की। हम पैदावार का मजमुआ जो है वो बाज़ारी कीमत के लिहाज से क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ों को हम लंबाई यानी मीटर और किलोमीटर में बयान करते हैं, कुछ चीज़ों को जो है वज़न का पैमाना होता है, जैसे लीटर और किलोग्राम वगैरह, ठीक है। तो इस तरह चीज़ों को बताना मुश्किल हो जाता है, पैदावार को बताना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम हर चीज़ की बाज़ारी कीमत के लिहाज से मालियत को ऐड कर लेते हैं। तो जो टेबल बनाया गया है इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ये टेबल बना सकते हैं। इसमें उन्होंने, आपको पता है कि पैदावार का मजमुआ किन किन चीज़ों का है: ज़रई, सनती, खिदमात अंजाम देने वाले इदारे और अफराद। तो आप कोई ज़रई प्रोडक्ट्स ले लें, बीच में कुछ 1-2 सनती प्रोडक्ट्स शामिल कर दें, इसी तरह खिदमात अंजाम देने वाले अफराद, उनकी कुल पैदावार और बाज़ारी कीमत, फिर कुल पैदावार और बाज़ारी कीमत को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास कुल मालियत आ जाएगी। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ज़रई प्रोडक्ट्स, सनती प्रोडक्ट्स और खिदमात ले सकते हैं, उनकी कुल पैदावार खुद से अज्यूम कर लें, बाज़ारी कीमत खुद से अज्यूम कर लें और उन दोनों को आपस में ज़रब देकर आपके पास कुल मालियत आ जाएगी और उसको आप मजमुआ ले लेंगे तो आपके पास कौमी आमदनी आ जाएगी। अब कौमी आमदनी का पैदावार के लिहाज से जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने कुछ एहतियातें करनी है। सबसे पहले है दोहरी गिनती का ख़तरा, यानी दोहरी गिनती से हमने बचना है। दोहरी गिनती कैसे होती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कपास है, ठीक है, कपास से धागा भी बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़े से आगे रेडीमेड कपड़े भी बन सकते हैं। यानी अगर हम कपास की कीमत को भी शामिल कर लें, फिर धागे की भी पूरी कीमत को शामिल कर लें, कपड़े की भी पूरी कीमत को शामिल कर लें, तो ऐसे दोहरी गिनती हो जाएगी। इससे क्या मुराद है? जैसे कि कपास की अगर मालियत 2000 रुपये है, ठीक है, हमने मालियत ले ली, फिर अगर हम धागे की कीमत अगर 6000 है और उसे हम पूरा का पूरा शामिल कर लेंगे तो उससे क्या होगा? जिस कंपनी ने धागा बनाया है, जिस फैक्ट्री ने, उसने धागा बनाने के लिए पहले कपास भी ख़रीदी, ठीक है, तो इस 6000 में कपास की कीमत भी शामिल है 2000 और वो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम धागे की भी पूरी कीमत शामिल कर लेंगे तो उसमें कपास की कीमत भी शामिल हो जाएगी, तो कपास की दोहरी गिनती हो जाएगी। इसी तरह कपड़े की कीमत मालियत अगर है 10,000 रुपये, तो कपड़ा किससे बनता है? धागे से, तो इस 10,000 में धागे की कीमत भी शामिल है। तो अगर हम कपड़े की भी पूरी वैल्यू शामिल कर लेंगे तो इस तरह धागे की भी दोहरी गिनती हो जाएगी। तो हमारे पास जो कुल कौमी आमदनी आएगी वो सही तखमीना नहीं होगा कौमी आमदनी का, क्योंकि हमने डबल काउंट कर लिया है इनकी मालियत को। तो दोहरी गिनती के ख़तरे से बचने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले मरहले पे चीज़ की पूरी कीमत को शामिल कर लें, उसके बाद हम हर स्टेप पर, यानी उस चीज़ से आगे जो भी चीज़ें तैयार हो रही हैं
उसकी पूरी मालियत लेने की बजाय हम मालियत में सिर्फ इजाफा लें। जैसे कि कपास की हमने पूरी कीमत शामिल कर ली, धागे की कीमत है, कुल कीमत है 6000, लेकिन अगर हम 6000 में से कपास की कीमत को माइनस कर दें, क्योंकि हम उसे पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बाकी बचेगा 4000, हम उसे शामिल कर लेंगे। फिर कपड़े की कुल कीमत है 10000, उसमें से धागे की कीमत हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम धागे की कीमत को माइनस कर देंगे। 10000 में से 6000 माइनस करेंगे, बाकी आ जाएगा 4000, ठीक है, उसे हम शामिल कर लेंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम इनकी कुल कीमतों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास जो मालियत आती है कुल 18,000 रुपये है। वो ज़्यादा शो हो रही है कौमी आमदनी, क्योंकि हमने कपास को भी डबल काउंट कर लिया है, धागे को भी डबल काउंट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ कीमतों में होने वाला इजाफा लेंगे तो वो कम मालियत बनती है। यानी कपास की मालियत 2000, जब कपास से धागा बन गया तो कीमत में इजाफा हुआ 4000 का, जब धागे से कपड़ा बन गया तो कीमत में इजाफा हुआ 4000 का, तो इनको हमने जमा किया तो वो 10,000। एक तरीका तो ये है कि पहले मरहले पर चीज़ की पूरी कीमत को शामिल करें, उसके बाद उससे जो भी चीज़ें बनेंगी उनकी सिर्फ मालियत में हम इजाफा ले लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम पिछली चीज़ों की कीमतों को सिरे से छोड़ दें और सिर्फ जो उससे आखिरी चीज़ तैयार होती है उसकी कीमत को शामिल कर लें। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम मालियत में इजाफा ले रहे हैं तो भी वैल्यू 10,000 है, और जो चीज़ की आखिरी प्रोडक्ट की जो कुल कीमत है वो भी 10,000 है। तो यहाँ तो हम पहली चीज़ यानी पहले मरहले पे जो चीज़ है उसकी पूरी कीमत, फिर सिर्फ कीमत में होने वाला इजाफा उसको जमा कर लें, या फिर हम पिछली चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ कपड़े की वैल्यू लें, यानी आखिरी प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू लें। तो आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है लकड़ी की, यानी फर्नीचर के लिहाज से, कि पहले खाम लकड़ी की सूरत में उसकी मालियत ये है, फिर जब फर्नीचर तैयार करने से पहले वो लकड़ी के तख्ते वगैरह उसके टुकड़े तैयार किए जाते हैं उसकी कीमत, फिर तैयारशुदा फर्नीचर। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये कपास की एग्जांपल और लकड़ी की एग्जांपल, इन दोनों के अलावा ख़ुद से कोई एग्जांपल जो है वो बनानी है इसकी, और मुझे उसकी पिक्चर्स व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। दूसरी एहतियात क्या है कि जो चीज़ें हम तफरीह की खातिर करते हैं वो काम से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो कौमी आमदनी में शुमार नहीं होगी। जैसे मुर्गबानी करना, अगर तो कोई मुर्गबानी कारोबार के लिहाज से कर रहा है तो कारोबार का मुनाफा कौमी आमदनी में शामिल होगा, लेकिन अगर वो अपने घर में एज ए हॉबी जो है वो मुर्गियाँ पालता है, मुर्गबानी करता है, तो वो उसकी आमदनी शामिल नहीं होगी। बिला मुआवजा खिदमात, यानी जो आप घर में ख़ुद अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन अपने लिए कपड़े सी लेना, अपने लिए खाना बनाना, अपने लिए जूता पॉलिश करना, इसका मुआवजा कौमी आमदनी में शामिल नहीं होता, ठीक है। अगर तो आप कपड़े दर्जन के तौर पर सी रही हैं, आप दर्जी हैं, तो फिर आपका जो मुनाफा है, आपका जो मुआवजा है वो शामिल होगा कौमी आमदनी में। लेकिन अगर आप अपने लिए सी रही हैं तो उसका मुआवजा शामिल नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कहीं कुक के तौर पर काम करते हैं तो फिर आपको मेहनत का जो मुआवजा मिलेगा वो कौमी आमदनी में शामिल होगा, लेकिन अगर अपने घर के लिए खाना बना रहे हैं तो उसका कोई मुआवजा कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगा। इसी तरह बिलवास्ता टैक्स, या पहले ही जब कौमी आमदनी की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें पढ़ चुके हैं कि कौमी आमदनी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अशिया की कीमत में अगर कोई बिलवास्ता टैक्स शामिल होगा तो हम उसे कौमी आमदनी में से निकाल देंगे, क्योंकि वो टैक्स हुकूमत के पास जाता है, वो किसी भी आमदनी पैदाइश की आमदनी का हिस्सा नहीं बनता। उसके बाद कौमी आमदनी की पैमाइश का दूसरा तरीका है आमदनियों का मजमुआ या आमलीन के मुआवज़ों का मजमुआ के हिसाब से, ठीक है। तो 4 आमलीन पैदाइश जो हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ज़मीन मुआवजे के तौर पर लगान लेता है, मेहनत के बदले उजरत मिलती है, सरमाए के बदले सूद मिलता है, और तंजीम मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर हम चारों आमलीन के मुआवज़ों को, लगान, उजरत, सूद और मुनाफे को जमा कर लेंगे तो उनका मजमुआ भी कौमी आमदनी कहलाएगा। लगान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इंसान की जितनी भी जायदाद है, ज़मीनें, कुदरती अतियात या मकानों के किराए शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक शख्स जिस मकान में रह रहा होता है, चाहे वो उसका खुद का मकान है, उसका किराया भी लगान में शामिल होगा। उसे मुज़मर लगान का नाम दिया जाता है। मुज़मर का मतलब होता है छुपा होना, ठीक है। तो वो हम क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि अगर वो उसने जिस घर में वो रह रहा है किराए पर उसने दिया होता तो उसके ज़रिए वो आमदनी हासिल कर सकता था, या अगर वो किराए के मकान में खुद रहता तो उसको उसका रेंट पे करना पड़ता। तो इसलिए हम उस शख्स की जितनी जायदाद है, ज़मीनों की सूरत में, कुदरती हथियात, मकानों की सूरत में, दुकानों की सूरत में, उनके किराए, और जिस मकान में कोई शख्स खुद रहता है उसका किराया भी लगान में शामिल होगा। उसके बाद उजरत से मुराद क्या है?
उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, जितने भी सरकारी, नीम सरकारी, निजी फर्मों और महकमों में काम करने वाले अफराद हैं उनके मुआवजे शामिल होंगे। हर किस्म के मुलाजमीन की उजरतें, तनख्वाहें, डॉक्टर, वकील और दूसरे खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के मुआवजे, उनको मिलने वाले अलाउंसेस, वो सारी चीज़ें उजरत में शामिल होंगी। और सूद सरमाए का मुआवजा होता है, तो हुकूमत जो भी कर्जे देती है उसके बदले सूद कमाती है वो शामिल होगा। और आम अफराद जहाँ सरमायाकारी करके सूद हासिल करते हैं वो भी शामिल होगा, उनका सबका मजमुआ वो सूद की कैटेगरी में आएगा। और मुनाफाजात में क्या है, हर किस्म के कारोबार के मुनाफाजात, चाहे कोई शख्स इनफरादी तौर पर कारोबार कर रहा है या बहुत सारे अफराद मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो उससे हासिल होने वाला जो मुनाफा होगा वो भी कौमी आमदनी में हम शामिल करेंगे। तो लगान, उजरत, सूद और मुनाफाजात का मजमुआ जो है वो कौमी आमदनी कहलाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करते वक्त भी हमें कुछ एहतियातें करनी होंगी। सबसे पहले क्या है कि हम इसमें इंतकाली अदायगियाँ शामिल नहीं करेंगे। इंतकाली अदायगियाँ क्या है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इंतकाली अदायगियाँ वो रुकूमात होती हैं जो बग़ैर मेहनत के हासिल होती हैं, जैसे ज़कात, सदक़ात, खैरात, पेंशन वगैरह। ठीक है, ये चूँकि यहाँ मेहनत का मुआवजा ही हम कैलकुलेट करेंगे, उजरत को हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम इसमें से इंतकाली अदायगियाँ निकाल देंगे। वो सिर्फ शख्सी आमदनी में शामिल होंगी, कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वो मेहनत के बगैर मिली हैं। और इसके अलावा जो गैर कानूनी वसूलियाँ, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर किसी ने रकूमात हासिल की हैं, चोरी के ज़रिए, रिश्वत या स्मगलिंग के ज़रिए, डाका ज़नी के ज़रिए, तो वो भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं होंगी। उसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका है कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च के तरीका में क्या है कि आमलीन पैदाइश को मुआवजे मिलते हैं। ठीक है, उन मुआवज़ों को वो पैदावार को ख़रीदने में खर्च करते हैं। तो जब हम कौमी आमदनी की पैमाइश कुल खर्च के तरीक़ा से कर रहे होते हैं तो उसमें हम 4 चीज़ें शामिल करते हैं: निजी सरफ़ी खर्च, निजी सरमायाकारी, हुकूमती सरफ़ी खर्च और हुकूमती सरमायाकारी। निजी सरफ़ी खर्च में क्या चीज़ें शामिल होंगी? आम अफराद जो अशिया ख़िदमात ख़रीदने पर, यानी खाने पीने की चीज़ें, रिहाइश और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। और निजी सरमायाकारी यानी आम अफराद जो कारोबार करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, वो शामिल होगी। और हुकूमती सरफ़ी खर्च, हुकूमत का सरफ़ी खर्च क्या होता है कि हुकूमत जो मुलाज़मीन को तनख्वाहें देती है, दिफ़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखने को अखराजात करती है, तालीमी, तिब्बी और माशरती सहूलियत पहुँचाने के लिए जो खर्च करती है, वो हुकूमती सरफ़ी खर्च होगा। और हुकूमती सरमायाकारी क्या होगी कि हुकूमत जो कारखाने कायम करती है या नहरें, सड़कें, रेलवे लाइनें बिछाती है, वो सारी हुकूमत की सरमायाकारी कहलाएगी। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को जमा करके आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि निजी सरफ़ी खर्च, निजी सरमायाकारी, हुकूमती सरफ़ी खर्च और हुकूमती सरमायाकारी को जब हम जमा करते हैं तो वो खाम कौमी पैदावार कहलाती है। ठीक है, तो खाम कौमी पैदावार ये हमारे पास आ जाएगी। इसको कौमी आमदनी बनाने के लिए हम इसमें से फसूदी के अलाउंस को माइनस करेंगे, बिलवासा टैक्स को माइनस करेंगे और उसमें आनों को जमा कर देंगे। डॉक्टर केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी बराबर होती है सरफ जमा बचत। वाई कौमी आमदनी को शो कर रहा है, सी कंजम्पशन सरफ को शो कर रहा है और एस सेविंग बचत को शो कर रहा है। ठीक है, हमारे पास जितनी भी आमदनी होती है हम उसका कुछ हिस्सा या तो खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो बचा लेते हैं। जो हिस्सा हम बचाते हैं उसे हम बैंकों में जमा करवा देते हैं या उससे खुद कारोबार कर लेते हैं, कहीं सरमायाकारी करते हैं, या हम बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक उस बचत से सरमायाकारी करते हैं। तो कौमी आमदनी बराबर होती है सरफ जमा बचत के और कौमी आमदनी बराबर होती है सरफ जमा सरमायाकारी के, यानी जितना हमने खर्च कर लिया उसके अलावा जो बचा लिया उसे सरमायाकारी में लगा दिया। ठीक है, तो वाई कौमी आमदनी को शो कर रहा है, सी हमारे सरफी खर्च को शो कर रहा है और आई जो है वो सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। तो सी यानी सरफी खर्च जो हमने अशिया खिदमात ख़रीदने पर खर्च किया और आई सरमायाकारी जो हमने अशिया सरमाया ख़रीदने पर खर्च किया। तो वाई कौमी आमदनी को शो कर रहा है, सी प्लस आई जो है वो कुल खर्च को शो कर रहा है। तो कौमी आमदनी हमेशा कुल खर्च के बराबर होती है। इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।